कर देते हैं। उससे क्या इजी हो जाता है टास्क। अब मल्टी थ्रेडिंग भी करनी है, लेकिन उसके लिए ऐसे ही नहीं है कि हर प्रोसेस के अंदर जितने मर्जी आप डाल दें, क्योंकि थ्रेड आपके पास यूजर लेवल भी है, कर्नल लेवल भी है, तो दोनों का अच्छा सा कम्बिनेशन रखना है ताकि जो है वो सही तरह से काम हो जाए। तो यहाँ पे 3 मॉडल बताए कि मल्टी थ्रेडिंग के, मैनी टू वन, वन टू वन और मैनी टू मैनी। पहला है मैनी टू वन। मैनी यूजर लेवल थ्रेड मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड। क्या मतलब है मैनी टू वन? मैनी जो है ये हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड है, और वन एक जो है हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास मैनी जो 4 दिए हुए, ये 4 हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड्स है, और इनको अटैच किया गया है एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ। ठीक है, मैनी टू वन ये मॉडल हो गया। वन थ्रेड ब्लॉकेज कॉज ऑल टू ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि कर्नल तो एक ही है, यूजर लेवल जितने भी है, अब यूजर में से कोई एक थ्रेड है जो कर्नल लेवल को एक्सेस कर रहा है यूज करने के लिए, अगर ये वाला थ्रेड जो है जिसने एक्सेस किया है ये ब्लॉक हो गया है, तो बाकी तीनों भी क्या है वो कोई काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसने एक्सेस की हुई है कर्नल लेवल थ्रेड को। तो एक ब्लॉक है तो उसका मतलब है बाकी सारे भी आइडल बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। मल्टीपल थ्रेड्स में नॉट रन इन पैरेलल और मल्टी कोर सिस्टम बिकॉज ओनली वन मे बी इन अ कर्नल एट अ टाइम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास मल्टी कोर यहाँ पे सिस्टम है या मल्टीपल थ्रेड है, ये 4 बने हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड है यूजर लेवल या फिर मल्टी कोर सिस्टम है, ज्यादा सारे प्रोसेसर भी लगे हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूजर लेवल जो एक ही थ्रेड था उसने एक ही कर्नल लेवल को एक्सेस कर लिया और वो ब्लॉक हो गया। जब वो ब्लॉक हो गया तो बाकी कोई काम भी नहीं हो रहा। फ्यू सिस्टम करंटली यूज दिस मॉडल। ठीक है, कुछ सिस्टम अभी भी इसको यूज कर रहे हैं, हालांकि ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। सोलेरिस ग्रीन है और GNU है, ये 2 सिस्टम है जो कि मैनी टू वन मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स ही ज्यादा है कि अगर जो है एक थ्रेड ब्लॉक हो गया, क्योंकि कर्नल लेवल एक है, एक थ्रेड ने एक्सेस कर लिया कर्नल लेवल को, अगर वो ब्लॉक हो गया तो उसका बाकी जितने भी थ्रेड है उनको कोई फायदा नहीं है, जितने भी प्रोसेसर है उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फारिग बैठे रहेंगे, आइडल रहेंगे। ठीक है, एक ब्लॉकेज की वजह से सारा ब्लॉक हो गया, तो ये इसका ड्रॉबैक है। वन टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल के अंदर क्या है, ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप टू अ कर्नल थ्रेड, वन टू वन। कर्नल भी एक है, यूजर थ्रेड भी एक है। ठीक है, हर एक यूजर लेवल थ्रेड जो है उसको एक सेपरेट कर्नल के साथ जो है, सेपरेट कर्नल लेवल थ्रेड के साथ जो है अटैच कर दिया। क्रिएटिंग अ यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट अ कर्नल थ्रेड। ठीक है, यूजर लेवल जैसे क्रिएट करेंगे साथ में कर्नल लेवल भी चाहिए होगा। मोर कंकरेंसी देन द मैनी टू वन। ठीक है, मैनी टू वन की निस्बत ज्यादा कंकरेंसी होगी, क्योंकि ये जो है हर एक सेपरेटली खुद से चला रहा होगा अपना अपना। ठीक है, हर यूजर लेवल को हर एक कर्नल लेवल थ्रेड जो मिला होगा। नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस सम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द ओवरहेड। ठीक है, अब फिर ये है कि यहाँ पे आप अनलिमिटेड थ्रेड भी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक यूजर लेवल थ्रेड के लिए सेपरेटली कर्नल लेवल थ्रेड जो वो रिक्वायर्ड है। तो आप ये नहीं है कि एक प्रोसेस के अंदर हजारों के लिहाज से थ्रेड डाल दें। ठीक है, एक लिमिटेड रेंज होगी आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उतने ही आप यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर विंडोज, लाइनक्स, सोलारिस, ये 3 सिस्टम है जो कि वन टू वन मॉडल को यूज करते हैं। मैनी टू मैनी मॉडल अलाउ मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू बी मैप टू अ मैनी कर्नल थ्रेड। ठीक है, मैनी यूजर लेवल थ्रेड है और मैनी ही कर्नल लेवल थ्रेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 4 यूजर लेवल है तो 4 ही कर्नल लेवल होंगे, वो तो फिर वन टू वन वाले ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि मैनी यूजर लेवल है और मैनी कर्नल लेवल थ्रेड्स है। अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड। ठीक है, मतलब एक सेपरेटली वन टू वन भी नहीं है और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट इतनी यहाँ पे कर्नल लेवल की क्रिएट कर दी जाती है कि यहाँ पे बिल्कुल जो है वो वन टाइम ब्लॉकेज ना आए। ठीक है, कि एक ही एक को लेके ब्लॉक ना कर दे। सोलारिस प्योर टू वर्जन 9 विंडोज, अच्छा यहाँ पे सोलारिस अपने 9th वर्जन से पहले इसको यूज करता था, और विंडो भी जो है किसी हद तक इसको यूज करती है। ठीक है, ये नीचे दो दो एग्जाम्पल दी हुई है कौन कौन से सिस्टम कौन कौन से मॉडल को यूज कर रही है। तो मैनी टू मैनी के अंदर भी ये है कि यूजर लेवल भी मैनी होंगे, कर्नल लेवल भी मैनी थ्रेड होंगे। इसमें क्या है कि अगर एक यूजर लेवल किसी कर्नल लेवल को एक्सेस किए हुए है और वो ब्लॉक हो गया, लेकिन उसकी वजह से बाकी ब्लॉक नहीं होंगे। ठीक है, बाकी 3 जो है ये एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, और अगर एक कर्नल एक यूजर के साथ ब्लॉक हो गया
बाकी 2 कर्नल जो है वो अवेलेबल थ्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो ब्लॉकेज वाला है ये वाला सिलसिला खत्म कर दिया। टू लेवल मॉडल, टू लेवल मॉडल के अंदर क्या है, मैनी टू मैनी मॉडल भी रखा है और साथ में वन टू वन मॉडल भी रखा है, ठीक है। टू लेवल मतलब 2 लेवल्स को कंबाइन कर दिया यहाँ पे। सिमिलर टू द मैनी टू मैनी एक्सेप्ट दैट इट अलाउ अ यूजर लेवल थ्रेड टू बी बाउंड टू अ कर्नल, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये है कि मैनी टू मैनी भी आपने रख दिया है, और एक अगर कोई ऐसा काम है जिसपे आप कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली स्पेशली चलता रहे, ठीक है, ये वाला जो है सेपरेट पे काम करता रहे, तो उसके लिए एक वन टू वन उसको असाइन कर दिया, ठीक है, कि जिसको चाहिए उसको बाउंड कर दिया और बाकी सारे जो सेपरेट पे रखे। तो इस तरह से ये जो थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको सॉल्व कर लिया। ये इनकी एग्जांपल है, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम इस लेवल को इस मॉडल को यूज करते हैं। अच्छा, थ्रेड लाइब्रेरीज। अच्छा, अब हमने बात की है कि हम थ्रेड्स यूज करते हैं, थ्रेड क्रिएट करते हैं, यूजर लेवल कर्नल लेवल भी। अब थ्रेड लाइब्रेरीज की बात करते हैं जहाँ पे एक्चुअल में थ्रेड पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये 3-4 टाइप आगे आएंगी, नेम इनके कौन कौन सी है। थ्रेड लाइब्रेरीज, थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स प्रोग्रामर विद एपीआई फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड, ठीक है। कोई भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर क्या है, जैसे हमारी बुक्स वाली लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर हमारी बुक्स पड़ी होती है, जो बुक हमें चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको रख देते हैं। वहाँ मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो उनको अलाइन करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जब नीड होती है हमें एलोकेट कर देते हैं, बाद में डी एलोकेट कर देते हैं। तो इसी तरह से थ्रेड्स की भी लाइब्रेरी है, ठीक है। वहाँ पे थ्रेड्स पड़े हुए हैं, जो थ्रेड हमें जिस पर्पस के लिए चाहिए होता है हम उसको वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं, बाद में वहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। Two primary ways of implementing library entirely in user space with no kernel support, local call, not operating system call. एक तो ये है कि आप यूजर स्पेस के अंदर जो है पूरी लाइब्रेरी बना लें, ठीक है। वहां पे कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी कोई भी जो है वो लिंक नहीं है, ठीक है, वो यूजर स्पेस के अंदर है। और दूसरी है कर्नल लेवल लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो ये है कि लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो और वो सारी सपोर्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रही है, उसको टोटली फुली मैनेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा हो, ठीक है। मतलब यूजर लेवल है या कर्नल लेवल है, ये भी लाइब्रेरी के अंदर आ रही है। अच्छा, पी थ्रेड्स। पी थ्रेड्स अब क्या है, मे बी प्रोवाइडेड आइदर एज अ यूजर लेवल और अ कर्नल लेवल। पी थ्रेड्स जो है ये आपके पास यूजर लेवल थ्रेड भी हो सकते हैं, कर्नल लेवल भी, ठीक है। यूजर लाइब्रेरी में भी हो सकते हैं, कर्नल लाइब्रेरी में भी हो सकते हैं। अपॉक्सिस स्टैंडर्ड, ये कौन सा है, एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस स्टैंडर्ड है जो कि IEEE ने बनाया है। ये स्पेसिफिकली थ्रेड्स को एलोकेट करने के लिए, थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए और थ्रेड्स को दूसरे थ्रेड्स के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रॉपर वे के अंदर उसके लिए यूज होती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन नॉट इम्प्लीमेंटेशन, एपीआई स्पेसिफाई बिहेवियर ऑफ द थ्रेड लाइब्रेरी, इम्प्लीमेंटेशन इज अप टू द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है ये थ्रेड्स की स्पेसिफिकेशन, थ्रेड्स के बिहेवियर के बारे में है, ठीक है, थ्रेड्स को एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है, ठीक है। जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो डेवलपमेंट साइड पे होगा। कॉमन इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलारिस, लाइनक्स, मैक वगैरह, ठीक है। पी थ्रेड्स जो है ये मोस्टली आपके यूनिक्स सिस्टम, ठीक है, सोलारिस, लाइनक्स, मैक इनके अंदर पाए जाते हैं, विंडोज के अंदर कम मिलते हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट, सोलारिस, लाइनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स, जिस तरह हमारी विंडो है इस तरह से ये भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज होते हैं। तो इनमें मोस्टली जो है ये पी थ्रेड यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पी थ्रेड की एग्जांपल दी गई है, उसको किस तरह से क्रिएट करना है या फिर किस तरह से एक्सेस करना है। अभी हम इनकी कोड छोड़े, इनकी कोड इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। आप लोग की मैंने पहले भी बात की कि वो नहीं है, क्या उसको कहते हैं, लैब नहीं है, उसकी वजह से इसको छोड़े। लेकिन एट द एंड जैसे ही हमारे पास टाइम होगा हम इनको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा में दे लेंगे। लेकिन जोन से कोड जरूरी है, जैसे वो आपको करवाए थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, या फिर आगे जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है उसमें जो कोड होंगे वो हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे टॉपिक थ्योरेटिकल सिलेबस का हिस्सा होगा, उसको हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्रेड्स वाले को भी हम स्किप कर रहे हैं। जावा थ्रेड्स। अच्छा, अब ये भी जावा थ्रेड्स हैं। जावा थ्रेड्स आर मैनेज बाय द जेवीएम। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जब आप जावा पे काम कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली जावा के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको जेवीएम कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, जहाँ पे आप जावा का कोड एग्जीक्यूट करते हैं, जावा पे काम करते हैं, ठीक है।
और वहाँ पे जो थ्रेड्स आपने यूज करने हैं वो जावा थ्रेड होंगे, टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द थ्रेड मॉडल प्रोवाइडेड बाय द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो है मोस्टली जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल प्रोवाइड करता है वो वाले यूज किए जाते हैं। ठीक है, यूजर लेवल की तरफ जो है कम ही इसका फोकस होता है। अब जावा थ्रेड किस तरह से क्रिएट किया जाता है, थ्रेड्स की क्लासेस होती हैं और उन थ्रेड की क्लासेस को आगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एक्सटेंड कर लिया जाता है और वहाँ पे फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, पब्लिक इंटरफेस रनेबल। जब भी आपने थ्रेड को क्रिएट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको एक रनेबल इंटरफेस की जरूरत होती है। ठीक है, और वो रनेबल इंटरफेस के अंदर हम अपने, अभी आप लोगों ने शायद स्टार्टिंग में है ये चीजें आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन आप जावा ऊप के साथ पढ़ेंगे आपको तब समझ आ जाएगी। हम इंटरफेस के अंदर जो है ऐसे फंक्शन डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप के, वर्चुअल टाइप के, जिनको आगे नेक्स्ट क्लासेस इनहेरिटेंस के अंदर क्लासेस जो है उनको एक्सटेंड कर लेती हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर लेती हैं। ठीक है, वहां पे जाकर फिर इनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है। यहाँ पे सिर्फ इनको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिक्लेयर किया जाता है। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग कौन सी होती है, ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी एज नंबर ऑफ थ्रेड इंक्रीजेस, प्रोग्राम करेक्टनेस मोर डिफिकल्ट विद द एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग मतलब पहले से डिफाइन कर देना, क्लियरली डिफाइन होना कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कितने थ्रेड है, वो काम अब मुश्किल हो गया जैसे जैसे थ्रेड का काम ज्यादा होता जा रहा है। हर सिस्टम है, हर प्रोसेस के अंदर ढेर सारे थ्रेड क्रिएट कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, उनका सिस्टम जो है फास्ट हो जाए इन कामों के लिए। तो वो कहते हैं कि एक्सप्लिसिट जो थ्रेडिंग थी पहले वाली, वो इतनी अब यूज नहीं हो रही, अब इम्प्लिसिट हो रही है। इम्प्लिसिट क्या काम करता है, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ थ्रेड्स डन बाय कंपाइलर एंड रन टाइम लाइब्रेरीज रादर देन द प्रोग्रामर। ठीक है, कि बजाय इसके कि पहले एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग होती थी, प्रोग्रामर पहले से डिफाइन कर देता था इतने थ्रेड होंगे इस तरह से काम होगा, अब वो वाला काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो थ्रेड की क्रिएशन है, उनकी मैनेजमेंट है, वो एट रन टाइम जो है वो होगी। ठीक है, जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा तभी वो जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो इनको क्रिएट किया जाएगा, इम्प्लिसिटली जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरह के मेथड है, थ्रेड पूल है, ओपन एमपी है और ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच है। ये कौन कौन सी है, अच्छा यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा ये नीचे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन है जो मैंने थोड़ी सी ऐड की हुई, इसको भी साथ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थ्रेड पूल क्या है, क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ पूल वेयर दे अवेट वर्क। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है कि जैसे हमारे पास कोई पूल होता है, पूल के अंदर क्या हम लोग इकट्ठी चीजें रख देते हैं और फिर वहां से यूज करते रहते हैं, जैसे हम कहते हैं स्विमिंग पूल है, तो वो क्या है, वहां पे पानी ढेर सारा होता है इकट्ठा। ठीक है, जिसको हम स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से थ्रेड पूल्स होते हैं, थ्रेड पूल्स जहाँ पे थ्रेड्स पहले से बने बनाए रखे होते हैं और जब भी हमें नीड होती है हम वहां से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ पूल वेयर दे अवेट वर्क, जहाँ पे हमें काम की जरूरत होती है और हम जो है काम के टाइम पे वहां से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट के अंदर सॉरी कुछ थ्रेड्स जो है हमने क्रिएट करके रख दिए पूल के अंदर और जो वेट कर रहे होते हैं किसी भी टास्क के साइन होने के लिए। ठीक है, जब उन्हें कोई टास्क साइन होता है तो थ्रेड वहां से यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस कौन से हैं, यूजुअली स्लाइटली फास्टर टू सर्विस अ रिक्वेस्ट विद एन एग्जिस्टिंग थ्रेड देन क्रिएट अ न्यू थ्रेड। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि बजाय ये कि हमें कोई काम करना है तो हम पहले थ्रेड क्रिएट करें फिर उसको यूज करें, पूल के अंदर से हम डायरेक्टली उसको उठाते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अलाउ द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन द एप्लीकेशन टू बी बाउंड टू द साइज ऑफ द पूल। ठीक है, फिर हम अपनी एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं कि इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है यूज कर सकते हैं एट रन टाइम, कि हमें पता हो कि पहले से पूल के अंदर इतने थ्रेड्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ओपन एमपी, ओपन एमपी जो है ये हमारे पास इम्प्लिसिट थ्रेड की ही एक टाइप है। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये एक्चुअल में जो जब भी कोई काम हो रहा होता है तो उस टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, तो प्रोग्रामर का काम मोस्टली होता है तो अपने कोड पे फोकस कर रहा होता है बजाय दूसरे मैनेजमेंट के कामों के ऊपर। तो बाकी कौन सा उस टाइम पे थ्रेड रिक्वायर्ड है, किसको यूज करना है, किसको जो है एक्स्ट्रा के अंदर ऐड करना है, किसको निकालना है, ये वाला सारा काम जो है ये ओपन एमपी बाय डिफॉल्ट कर देता है, खुद से कर लेता है। ठीक है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है ओपन एमपी यूजेस द
pragma compiler directive to detect and insert additional library code at compile time। ठीक है, OpenMP क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे आपको जरूरत है एक्स्ट्रा कोड की, एडिशनल कोड की या फिर थ्रेड की, तो उस टाइम पे कंपाइल टाइम पे इस नीड को डिटेक्ट करता है और वो आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एज एन एग्जांपल एक यहाँ पे है कि जैसे कोई प्राइम नंबर का कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो इम्प्लिसिट थ्रेडिंग के अंदर प्रोग्रामर जो है सिर्फ वो क्या कर रहा होगा, अपनी वो जो कैलकुलेटर की कोडिंग है वही कर रहा होगा, तो बाकी के जो सारे काम है वो ओपन एमपी खुद ही देख लेगा। ठीक है, थ्रेड की मैनेजमेंट के जितने काम होंगे वो ओपन एमपी लाइब्रेरी खुद से उनको मैनेज कर लेगी। ये इसका कोड है, हम इसको भी स्किप कर रहे हैं, अभी लाइव कोड्स को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थ्रेडिंग के इश्यूज कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम थ्रेड यूज कर रहे हैं तो थ्रेड की सिर्फ बेनिफिट नहीं है, कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, उनको देख लेते हैं। सिमेंटिक ऑफ फॉक एंड एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। पहला हमारे पास ये इशू आएगा कि फॉक और एग्जीक्यूट जो दो सिस्टम कॉल्स हैं, इनके अंदर क्या इश्यूज आ जाते हैं, इनको देखते हैं। सिग्नल हैंडलिंग देख लेते हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। थ्रेड कैंसलेशन है, ठीक है, जो टारगेट थ्रेड है उसको अगर कैंसिल करना है तो कौन से किस वे से करना है। थ्रेड लोकल स्टोरेज और थ्रेड स्केड्यूल एक्टिवेशन। ठीक है, इनको देख लेते हैं। पहला है सिमेंटिक ऑफ फॉक एंड एग्जीक्यूशन कॉल। कुछ याद है आपको फॉक और एग्जीक्यूशन कॉल के बारे में, ये बताया था मैंने, याद है कुछ क्लास? फॉक एंड एग्जीक्यूट कॉल, एक्सी कॉल, बता दे जरा, गलती बता दे, जो भी आइडिया आ रहा है माइंड में वो बता दे। मैम एग्जीक्यूशन के लिए जो कॉल होती है, यानी कौन सा न्यू टास्क जो परफॉर्म होना है। अच्छा, कौन सा न्यू टास्क परफॉर्म हो रहा है। हाँ, एग्जीक्यूशन का किसी हद तक ऐसे ही है। ठीक है, कि किसी भी थ्रेड को जो टास्क असाइन दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए वो करता है। और फोक क्या होता है, फर्स्ट वाला? अच्छा, पहले कौन सी कॉल चलती है, एग्जीक्यूट वाली या फोक वाली, ये बता दें। बता दें, मैं वेट फोक कर आपका। पहले फोक फोक, वाली मैम। क्यों फोक चलता है पहले? बता दें, गलती बता दें, मुझे तो ये भी नहीं याद कि आप कौन कौन से बच्चे हैं, बस यहाँ से नाम देख के आइडिया कर लेती हूँ, बता दें, कुछ भी बता दें। अच्छा, पहले जो है वो फॉक वाली चलती है। फॉक वाली कॉल क्या करती है, थ्रेड क्रिएट करने के लिए होती है। ठीक है, जब मैं आपको थ्रेड की स्टेजेस पढ़ा रही थी कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटिंग, तो फोक का मैंने बताया था वो एक सीक्वेंस सा बना हुआ था। फोक वाला क्या होता है, जब भी प्रोसेस ने एक नया थ्रेड क्रिएट करना होता है, एक चाइल्ड क्रिएट करना होता है। ठीक है, जब भी कोई पेरेंट प्रोसेस ने कोई थ्रेड क्रिएट करना होता है, चाइल्ड क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए फोक की कॉल होती है। जब वो क्रिएट कर लेता है तो एक्सी की कॉल चलती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या ये इशू कर सकते हैं। डज फॉक डुप्लीकेट ओनली द कॉलिंग थ्रेड और ऑल थ्रेड्स। ठीक है, अब फॉक जो है वो हमने कॉल कर दी है, वो अब उसने क्या है, क्रिएट करना है एक नया चाइल्ड थ्रेड, जो वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट ओनली कॉलिंग थ्रेड और ऑल थ्रेड्स के सिस्टम के अंदर ढेर सारे थ्रेड्स आ रहे होंगे, वो सिर्फ उस थ्रेड को डुप्लीकेट करेगा, उसकी कॉपी जनरेट करेगा जिसने इसको कॉल किया, या जितने हैं उन सबकी एक कॉपी जनरेट कर देगा। ये इशू आ सकता है। सम यूनिक्स have two version of fork, one that duplicate all threads and another that duplicate only the thread that invoke the fork। अच्छा, ये मैंने खुद से एक्स्ट्रा में लिखा था कि यहाँ पे यूनिक्स के जो दो वर्जन हमारे पास यूज हो रहे हैं, दोनों जो है डिफरेंटली काम करते हैं। हो सकता है कोई जो है वो सिर्फ उसको एक थ्रेड को क्रिएट करे, उसकी कॉपी जनरेट करे जिसने उसे कॉल की है, और दूसरा जो है ये भी हो सकता है कि वो उन तमाम थ्रेड्स की कॉपी जनरेट कर दे जो वहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो है डिफरेंट सिनेरियो के अंदर डिफरेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। exe usually work as a normal, replace the running process including all thread। एग्जीक्यूट वाली कॉल क्या करेगी, ये काम करेगी जितने जो है रिप्लेस कर देगी रनिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल थ्रेड्स। तो जो रनिंग में है उस टाइम प्रोसेस और उसके जितने थ्रेड हैं उन सबको रिप्लेस कर देगी उस न्यू वन के साथ जिसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। प्रोसेस और उसके सारे थ्रेड्स को निकाल देगा और जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको ले आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट इश्यूज हैं फॉग के एग्जीक्यूशन के कि किस टाइम पे जो है कॉल कैसा रिस्पॉन्स देगी। सिग्नल हैंडलिंग, सिग्नल हैंडलिंग के अंदर क्या है, signals are used in Unix system to notify a process that a particular event has occurred, ठीक है। सिग्नल क्या है कि जब भी कोई इवेंट होना है, जब भी कोई एक्टिविटी होनी है, जब भी कोई इंटरप्ट होना है, तो क्या एक सिग्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कि नोटिफाई करवाता है कि अब ये वाली इवेंट जो है अकर हो गई है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सिग्नल्स होते हैं। अ सिग्नल हैंडलर इज यूज्ड टू प्रोसेस सिग्नल, ठीक है। सिग्नल हैंडलर होते हैं जो फिर उन सिग्नल्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। सिग्नल्स को जो नोटिफाई करवाना है उसको जो है वो ऑफ करना है या फिर किस प्रोसेस को नोटिफाई करवाना है, ये सिग्नल हैंडलर का काम होता है। सिग्नल इज जनरेटेड बाय पार्टिकुलर इवेंट, कोई इवेंट हो गया तो सिग्नल जनरेट हो गया। सिग्नल इज डिलीवर टू द प्रोसेस, तो सिग्नल जो अब हुआ वो प्रोसेस को डिलीवर कर दिया कि ये वाला काम जो अब होने वाला। सिग्नल इज हैंडल्ड बाय वन ऑफ टू सिग्नल हैंडलर, दो सिग्नल हैंडलर है, इनमें से कोई एक भी जो है वो काम कर सकता है, या तो डिफॉल्ट या तो यूजर डिफाइंड, ठीक है। दोनों में से देखते हैं किस सिचुएशन में कौन सा काम करता है। every signal has default handler that kernel runs when handling signal, ठीक है। अगर जो है आपने यूजर डिफाइंड हैंडलर नहीं दिया, खुद से स्पेसिफाई नहीं किया, तो हर एक जो प्रोसेस है, हर एक जो थ्रेड है, उसके पास एक डिफॉल्टर हैंडलर होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होता है पहले से जिसकी सेटिंग की हो, तो एक पहले से डिफॉल्टर होता है जो कि उस टाइम पे यूज होता है, डेट कर्नल रन्स, जिसको कर्नल उस टाइम पे रन करता है व्हेन हैंडलिंग सिग्नल, ठीक है। अगर कोई भी आपने यूजर डिफाइंड हैंडलर सेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो हैंडलर होगा वो उस टाइम पे आपके सिग्नल को हैंडल करेगा और प्रोसेस को नोटिफाई करवाएगा आपकी न्यू एक्टिविटी या इवेंट के बारे में, ठीक है। तो ये इश्यूज डिफरेंट आ सकते हैं कि अब जो है यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर है वो जो है किस तरह से कंफ्लिक्ट करेगा, किस तरह से रिप्लेस होगा डिफॉल्टर के साथ, या फिर या फिर किस तरह से कितने टाइम बाद वो करवाएगा। इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे जो सिग्नल हैंडलिंग के इश्यूज वो आ सकते हैं। थ्रेड कैंसिलेशन, अब थ्रेड पहले से कोई काम कर रहा है या बना हुआ है उसको कैंसिल करना, तो ये भी एक इशू आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज फिनिश, ठीक है। कैंसिलेशन मीन्स कि उसको खुद से फोर्सली कैंसिल करना, ठीक है। टर्मिनेशन होता है जब वो अपना काम कंप्लीट करके खुद से जो है टर्मिनेट हो जाए सक्सेसफुली, और कैंसिलेशन होता है जब हम उसको फोर्सफुली खत्म करते हैं। टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज फिनिश, उसके खत्म होने से पहले उसको टर्मिनेट कर देना इज अ कैंसिलेशन। थ्रेड टू बी कैंसल्ड इज अ टारगेट थ्रेड, ठीक है। टारगेट थ्रेड वो थ्रेड जिसको हमने कैंसिल करना है उसको कैंसिल किया जाता है। दो जर्नल अप्रोचेज इसके अंदर यूज हो रही है, कौन कौन सी, एसिंक्रोनस कैंसिलेशन और डेफर्ड कैंसिलेशन। अच्छा, एसिंक्रोनस में क्या है, टर्मिनेट द टारगेट थ्रेड इमीडिएटली, ठीक है। एसिंक्रोनस कैंसिलेशन के अंदर क्या होता है कि जिस थ्रेड को कैंसिल करना है ना उसको बगैर सोचे समझे हमने फौरन से कैंसिल कर दिया, ठीक है। जबकि डेफर्ड कैंसिलेशन के अंदर क्या है, अलाउ द टारगेट थ्रेड टू पीरियोडिकली चेक इफ इट शुड बी कैंसल, ठीक है। ये क्या है, पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद थ्रेड जो है वो चेक करता रहता है कि क्या मुझे अब कैंसिल हो जाना चाहिए। थोड़े टाइम के बाद फिर से चेक करता है कि क्या मेरी मतलब लिमिट जो थी वो एक्सीड हो रही है, मतलब मेरा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, ये मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो रही है, जो भी क्राइटेरिया सेट किया है, ठीक है। इनके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो इनका क्राइटेरिया सेट करते हैं कि किस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर इनको जो है वो टर्मिनेट करना है, ये कैंसिल करना है। तो अलाउ द टारगेट थ्रेड टू पीरियोडिकली चेक, ठीक है। वो जो टारगेट थ्रेड है वो खुद से पीरियोडिकली चेक करता रहेगा इफ इट शुड बी कैंसल, क्या उसको कैंसिल अब हो जाना चाहिए कि अभी स्टे करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बगैर सोचे समझे बस कर देता है और ये जो है पीरियोडिकली चेक करता रहता है, जब इसका टाइम एक्चुअल आ जाता है कैंसिलेशन का तो ये कैंसिल कर देता है, ठीक है। ये नीचे इसका कोड दिया है, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। अच्छा, इन्वोकिंग थ्रेड कैंसिलेशन, रिक्वेस्ट कैंसिलेशन,
बट एक्चुअल कैंसिलेशन डिपेंड ऑन द थ्रेड स्टेट। हम कहते हैं कि हमने किसी थ्रेड को कैंसिल करना है, हमने उसके लिए कॉल कर दी इसको कैंसिल करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये उस टाइम पे कैंसिल होंगे कब, इनकी थ्रेड स्टेट कौन सी है, ठीक है। थ्रेड स्टेट की बेस के ऊपर वो जो है एक्चुअल में कैंसिल होते हैं। If thread has cancellation disabled, cancellation remain pending until thread enable it। ठीक है, ये अब दिया गया यहाँ पे एसिंक्रोनियस है, डेफर्ड और ऑफ, तीन मोड दिए गए हैं कि इस टाइम थ्रेड का कौन सा मोड है, कौन सी स्टेट है, उसकी बेस के ऊपर हम इसको कैंसिल करते हैं। अगर जो है थ्रेड का की स्टेट जो है वो डिसेबल है, फिर तो ये अभी हो ही नहीं सकता कैंसिल, ये पेंडिंग में चला गया। जब इसकी स्टेट इनेबल होगी तब भी सिर्फ उसके बाद ये जो है वो कैंसिल हो सकेगा, ठीक है। उसके अलावा ये दो स्टेट है, ये दो स्टेट्स क्या इनेबल है, तो इसके अंदर फिर ये डिसाइड कर लेगा कि इसको जो है डेफर्ड या सिंक्रोनियस किस तरीके से इसको जो है वो कैंसिल करना है। डिफॉल्ट टाइप जो है वो डेफर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर जो है बार बार चेक किया जाता है, देखा जाता है कि क्या अभी इसको कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एसिंक्रोनियस बाय डिफॉल्ट यूज नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये जब भी कुछ सेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है वो वरी यूज हो जाती है। तो इस तरह से तो वो एसिंक्रोनियस है, बगैर सोचे समझे उसको कैंसिल कर देगा। कैंसिलेशन ओनली अकर व्हेन थ्रेड रीच कैंसिलेशन पॉइंट, ठीक है। तो कैंसिलेशन डेफर्ड के अंदर कब है, सिर्फ तब भी होगी जब उसका कैंसिलेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, चेक करता रहेगा। अच्छा, स्केजुलर एक्टिवेशन, अब इसके अंदर क्या है, बोथ many to many and two level model requires communication to maintain the appropriate number of kernel thread allocated to the application। many to many मॉडल के अंदर और टू लेवल मॉडल दोनों के अंदर क्या है, वो कहते हैं कि वहां पे थ्रेड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो किया जाता है, ठीक है, कि कितने यूजर लेवल कितने कर्नल लेवल जो है वो किया जाता है, ठीक है। उस कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए अब ये पता होना चाहिए कि कितने अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हमें जो है वो कर्नल लेवल थ्रेड चाहिए यूजर लेवल थ्रेड्स के लिए, ठीक है, कि तीन के लिए तीन करने हैं, तीन के लिए दो क्रिएट करने हैं, ये कितने करने हैं। तो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कर्नल डिसाइड करने के लिए जो है एक यहाँ पे अप कॉल हैंडलर यूज होगा, ठीक है, अप कॉल हैंडलर यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये बताती हूँ आपको। टिपिकली यूज एन इंटरमीडिएट डाटा स्ट्रक्चर बिटवीन द यूजर एंड कर्नल थ्रेड, लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। अब यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड के दरमियान LWP यूज होगा। LWP क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, लाइट वेट प्रोसेस, ये दरमियान में यूज होगा, जो कि कॉल्स को जो है कम्युनिकेट करवाएगा और डिसाइड करवाएगा कि कितने यूजर लेवल थ्रेड के लिए कितने कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है वो क्रिएट करने हैं। अपीयर टू बी अ वर्चुअल प्रोसेसर ऑन विच प्रोसेस कैन स्केड्यूल यूजर लेवल थ्रेड टू रन, ठीक है। ये एक तरह से यहाँ पे एक वर्चुअल प्रोसेसर के तौर पे काम कर रहा है, जो कि डिसाइड करेगा कितने थ्रेड्स जो है वो रन करने हैं। each LWP अटैच टू द कर्नल थ्रेड, ठीक है, LWP को हमने अटैच किया हुआ है कर्नल लेवल थ्रेड के साथ। हाउ मेनी LWP टू क्रिएट, अब ये कि LWP जो है लाइट वेट प्रोसेस जो है वो तो ये बताएगा कितने थ्रेड क्रिएट करने हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक इश्यू है कि LWP कितने क्रिएट करने हैं, लाइट वेट प्रोसेस कितने क्रिएट करने हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी मॉडल बताया है और टू लेवल बताया है, तो वहां तो ढेर सारे यूजर लेवल है, ढेर सारे कर्नल लेवल है, तो उनके लिए पहले ये डिसाइड करना है LWP कितने होने हैं, और फिर LWP डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। Scheduler activation provide upcall, a communication mechanism from the kernel to the upcall handler in the thread library, ठीक है। अब ये अप कॉल्स होती हैं जो कि इनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए कॉल्स होती हैं, उन कॉल्स को जो है अप कॉल हैंडलर वो जो है इसको जो है वो हैंडल करता है, किसकी कॉल जो है कहाँ पे कम्युनिकेट करवानी है। दिस कम्युनिकेशन अलाउ एन एप्लीकेशन टू मेंटेन द करेक्ट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड, ठीक है। इस तरह से कम्युनिकेट कर लिया जाता है कि एग्जैक्ट कितने नंबर जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेंगे यूजर लेवल थ्रेड के लिए कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। ये तो खत्म हो गया हमारे पास